हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो निखिल, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? हाँ कहाँ तुम? हाँ सर, इधर ही बोल रहा है इसका। कौन सा कलर का शर्ट पहना है? ब्लू कलर। ब्लू। ब्लू। कैसे हो? कितने बजे आए? बढ़िया, अभी आया, थोड़ी देर हो गई। अच्छा। क्या बाइक से आओ कि बस से? बाइक से सर। बाइक से। और बताओ अपने बारे में। सर वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। बस 2-3 शॉर्ट फिल्म की है। अच्छा। कॉलेज में ड्रामाज वगैरह और गणपति में कुछ स्टेज शो की है, बस इतना ही। स्टेज शो? हाँ। अच्छा। प्लेस क्या है? नाटक? हाँ, नाटक में काम किया? प्रोफेशनल नहीं किए। हाँ। ऐसे ही। अच्छा। तुमने वो ऑडिशन लिंक भेजा था? हाँ। अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि जो फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, जो शॉर्ट फिल्म मुझे बनानी है, हाँ। वो शायद तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है और तुम अभी यू आर जस्ट बिगिनर। ये सब बट आप मुझे देखकर तो देखिए, मैं ट्राई करूँगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अच्छा। हम एक स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं। हाँ ठीक है। मैं उस फिल्म का जो एक पेज तुमको देता हूँ। हाँ। तो तुम रिहर्सल करो और हम शूट करके देखते हैं। हाँ, देखते हैं शूट अच्छा शूट होता है कि नहीं। ओके। नहीं तो मुझे किसी और को लेना पड़ेगा फिर। हाँ ठीक है, जैसा आप डिसाइड करेंगे। ओके। अच्छा ठीक है। तो वो बिल्डिंग देख रहे हो? हाँ, वो सर। वाइट वाली? यस सर। हाँ ये, हाँ दिख रहे हैं। हाँ। तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। ओके। तो अगर तुम्हें टाइम हो हाँ। तो हम अभी जा सकते हैं कुछ देर में। हाँ सर, चलिए। और पुणे में कब से? उन्होंने 2-3 साल हो गए। अच्छा। सर वैसे आपकी कितनी मूवीज डायरेक्ट की है आपने? मैंने अब तक शॉर्ट फिल्म्स कुछ 20 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स बनाई मैंने। अरे और दस में है ना? ठीक है। कुछ मैंने 20 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स किया है और नाइस। 2 फीचर फिल्म बनाया। अच्छा। वो किसी कारणों की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई। ओके। लेकिन हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। कभी कभी लाइट चली जाती है यहाँ पे, हाँ। तो चलना पड़ता है 8वें फ्लोर पे। अरे बाप रे। तुमने कुछ लंच विंच किया कि नहीं? हाँ सर, घर से निकलने से पहले ही मैंने किया है। अच्छा। कुछ खाओ? नहीं सर। चाय? नहीं, थैंक यू। आ जाओ।
हाँ सर, अच्छा प्रोमो वगैरह लगा के रखा है। हाँ, इसकी लगती है ज़रूरत कभी कभी। हाँ, सारे शूट आप इधर ही करते होंगे? हाँ, ऑडिशन होता है, मोनोलॉग होता है, बाकी कुछ क्रोमा का काम होगा तो होता ही आता है। तो सर बैग इधर रख सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। पानी है, पानी दे सकते हो। नो थैंक्स। तुम्हारा ऑडिशन ले सकते हैं अगर चाहो तो। हाँ सर, करेंगे ना। ऑडिशन क्लिप बना सकते हैं तुम्हारे बायोडाटा के लिए। यस यस जरूर। यहाँ से व्यू भी अच्छा है सर। आप ये बंद क्यों करके रखते हो? इतना अच्छा व्यू है। साला एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, शूटिंग करना है, एक्टर बनना है, स्टार बनना है बहुत बड़ा। हाँ हाँ, कैस्टर होता है, कैप्टन होता है, आज तुझे पता चलेगा। फोन कर रखा। हाँ हेलो हेलो दिनेश, हाँ कैसे हो? हाँ मैंने देखा तुम्हारा ऑडिशन लिंक देखा। हाँ बहुत अच्छा तुम करते हो, हाँ बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो। हाँ करते ना, एक है मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसके लिए चाहिए एक दो एक्टर बनना, स्टार बनना। करनी शूटिंग करता तो शूटिंग करता भी, करो एक्टिंग। शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है। हाँ छोड़ दो सर प्लीज सर, छोड़ दो तुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो सर, सारे पैसे ले लो सर, मुझे छोड़ दो सर, मोबाइल ले लो सर प्लीज सर, प्लीज। कसं ऍक्टिंग चालू आहे कसं ऍक्टिंग। हाँ छोड़ दो सर, चुप। अब तक 99 लोगों को मार है, मैं तो 100वां शिकार है। जो भी हो तो इतना तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि 1 लाख से भी ज्यादा घुस आएगी। सब कितना थूक उड़ा था। अबे क्या हंसता है? मौत के सामने तो हंसता है।
मैं जाता हूँ बेसिकली। क्या हुआ? शिकारी के हाथ से शिकार निकल गया? तुम्हें पता है मैं भी एक साइको किलर हूं, तुम्हारे जैसा ही। तूने 99 मारे हैं, मैंने 98। अब मजा आएगा सीनियर को मारने में। मुझे भी इंतजार रहेगा उस दिन का।
हाँ हेलो, हाँ कहाँ हो आप? मैं तालाब के पास में खड़ी हूँ। मेलिसा, कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बोलो आप कैसे हो? मैं भी मज़े में सर। एक्चुअली वही आपसे पूछना था कि आपके किसी शॉर्ट फिल्म में अगर मुझे छोटा मोटा रोल मिल जाता तो अच्छा हो जाता है ना। एक्चुअली 2 साल तक मैंने थिएटर किया हुआ है। आपको मैंने ऑडिशन लिंक भी भेजी थी शायद से, देखी आपने? हाँ देखी मैंने शायद, हाँ देखी। ठीक है, मैं तो एक है मेरे पास एक फिल्म, मोहन नाम की एक फिल्म है मेरे चैनल पे है, और उसके जैसे मुझे एक फिल्म बनानी है, लेकिन एक लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो आप वो देख लेना फिल्म, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की है फिल्म बनानी है मुझे। ठीक है सर, आप मुझे लिंक सेंड कर दो ना, मैं देख लिंक मैंने भेजा था, लिंक भेजी थी। ओके वो लिंक, ओके सॉरी सर, मैं वो भूल गई देखना, मगर मैं देख लूँगी वो लिंक। ठीक है, वहाँ पे वो वाइट बिल्डिंग दिखते हैं, हाँ, तो वहाँ पे मेरा घर है, मतलब स्टूडियो है। तो अगर सबको समय होगा, अभी टाइम होगा, तो जाके वहाँ पे छोटा सा स्क्रीन टेस्ट ले सकते हैं। स्क्रीन टेस्ट? ये क्या होता है? स्क्रीन टेस्ट मतलब ऑडिशन जैसा ही होता है। मतलब मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, ज़्यादा नहीं, मतलब हाफ पेज का होगा सिर्फ, और वो देख के आपको याद करना है डायलॉग्स, और डायलॉग्स बोलना है। आप परफॉर्म करोगे, मैं शूट करूँगा, तो वो एक वीडियो क्लिप मेरे पास रहेगा। मैं बाद में भी देख सकता हूँ कि इफ़ यू आर फिट फॉर द रोल और नॉट। मुझे तो लगा था कि इस रोल के लिए मैं मतलब फाइनल हो चुकी हूँ। फाइनल हो, लेकिन फिर भी एक होना चाहिए एक स्क्रीन टेस्ट। फाइनल वैसे पास में ही है ना आपका स्टूडियो? हाँ पास में। एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। हाँ बोल। हेलो, नहीं मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अभी नहीं, मैं कहा ना, अभी नहीं। सर मुझे जाना पड़ेगा एक्चुअली एरोबिक्स की क्लास है, तो मुझे वो अटेंड करनी है। अच्छा, लेकिन वो ऑडिशन स्टूडियो यही पास में ही है, आप हो जाएगा लेकिन जल्दी। सर इस बार नहीं करते हैं ना, संडे को करते हैं प्लीज़। संडे पक्का? हाँ पक्का सर, पक्का। आप मुझे व्हाट्सएप पे एड्रेस और टाइमिंग भेज दो, और स्क्रिप्ट भी भेज देना, मैं रेडी करके आ जाऊँगी। ठीक है फिर, थैंक यू सर। संडे मिलते हैं। सर थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो सर। वैसे अभी मुझे जाना पड़ेगा, चल बाय। बाय सर। ओके, संभाल के जाना। हाँ सर।
3 क्राइम नॉवेल्स लिखे हैं। क्रिमिनल्स पे रिसर्च करता हूँ और उन पे फिक्शनल नॉवेल्स लिखता हूँ। मेरे एक राइटर दोस्त ने मुझे एक बार रशिया में हुए एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। सोवियत यूनियन ने 1940 में दुश्मन सेना से 5 अलग उम्र के कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था और इन 5 कैदियों को एक ही कमरे में 30 दिनों के लिए रखा गया था, इस शर्त पर कि अगर वो बिना सोए 30 दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट को सफलता से पूरा करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कहकर उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया कि उन्हें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें थी। उनको किसी भी तरह की बैठने की या सोने की सुविधा नहीं दी गई थी और इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए 2 वन वेज मिरर लगाए गए थे क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। उन 5 कैदियों को नींद ना आए इसलिए धीरे धीरे एक जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ उस कमरे में छोड़ दी गई। ये गैस कोई ड्रग्स की तरह थी, जैसे कोकीन, जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ गई और 9वें दिन एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण लगातार 3 घंटों तक चीखता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस गैस का असर सारे कैदियों में समान रूप में दिखने लगा, जिससे सारे कैदी अजीब तरह से बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर्स हर रोज ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने उन्हें दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़कर आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का दिख न सके और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को ऑक्सीजन के उपयोग से ये पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा है। जब अंदर से आवाजें आने बंद हो गई तब रिसर्चर्स ये डाउट करने लगे कि सारे कैदी मरने के कगार पर आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने जहरीली गैस को निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन्हें अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े करने वाली आवाजें आई, जिसमें एक कैदी ने कहा था, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यही रहना है। ये एक चौंकाने वाली बात थी। उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि हमेशा इसी तरह से वो जागते रहे। वो सारे कैदी रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उस कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वही अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। सारे रिसर्चर्स सोच में पड़ गए कि आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था। लेकिन फिर उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि सारा खाना वैसा ही पड़ा था। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के काटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा था। एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी पेट की हड्डियां दिख रही थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगी और जिस मोर्फिन के 1 इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मोर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते ही किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन से होने वाले दर्द का मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते, कैदी मुस्कुराने लगते। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई। लेकिन इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बचे हुए कैदियों को फिर से उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट एक हैवानियत का रूप लेने लगा था और रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर से उनको ये एक्सपेरिमेंट ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा, बल्कि उन्हें उन्हीं 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी कमरे में दाखिल कराना पड़ा। जब उन बचे हुए 2 कैदियों को वापस रूम में ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था तो वो काफी झटपटा रहे थे। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि उन्हें फिर से उस गैस के साथ उस कमरे में भेजने वाले हैं, तब उन दोनों कैदियों की झटपटाहट अचानक से बंद हो गई और वो दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर घबरा गया और इस अजीबोगरीब कैदियों के साथ इसी डर में उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। और उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर ने उस कैदी से पूछा,
तुम आखिर कौन हो? और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी भी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की ही बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने दोनों बचे हुए रिसर्चर्स के साथ दोनों कैदियों को गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मार दी और उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वही दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाकये के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं किया गया। लेकिन 2009 में जेडी वुड्स नाम की एक वेबसाइट के ऊपर अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। जब मैंने उनसे पूछा कि रशिया में हुए इस एक्सपेरिमेंट का यहाँ के किलिंग्स के साथ रिलेशन क्या है, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, असल में ये एक्सपेरिमेंट रशिया में नहीं इंडिया में हुआ था। जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पे ला देती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मन मार के मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। मेरा नाम करण नागराज, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं। लोगों को मारने के पैसे मिलते हैं। बचपन से निशानीबाजी का शौक था। पता नहीं था बड़ा होकर ये काम करूंगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे बना, ये तो एक लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे इन 2 लोगों को पकड़ने का काम मिला है। 2 लोग जो मजे के लिए लोगों को बहुत ही बेदर्दी से मारते हैं। दोनों को पुलिस 5 सालों से ढूंढ रही है। कहते हैं इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को मारा है। पुलिस के पास इनकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में इनकी तारीफ बहुत बार सुनी है क्योंकि ये सबूत नहीं छोड़ते। उनको लगता है ये लोग हिटमैन से भी अच्छा काम कर सकते हैं। वैसे भी मुझे ये काम छोड़ना था, लेकिन बॉस ने कहा ये आखिरी काम कर दो, फिर अपने मर्जी से जीना। बॉस की बात नहीं टाल सकता था। दोनों के बारे में इतना सुना था कि डर लगने लगा था उनका। मैं दोनों को 1 साल से ढूंढ रहा था। मुंबई, गोवा, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, हर जगह ढूंढा। और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मेरे दोस्त से पूछा, फिर ये रशियन एक्सपेरिमेंट के नाम से क्यों जाना जाता है? उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की चाल थी। वो बड़े चालाक थे। वो नहीं चाहते थे कि इसमें उनका कहीं भी नाम आए। असल में अंग्रेजों ने ये एक्सपेरिमेंट हमारे लोगों पे किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिर में जो 2 कैदी बचे थे वो नरबख्शी बन गए। वो अंग्रेजों की चंगुल से भाग निकले और जंगल में रहने लगे। वो कुछ साल जिंदा रहे
और उनमें से एक मर गया। जो जिंदा रहा वो काला जादू करने वाले लोगों के कांटेक्ट में आ गया और वो लोग इस कैदी पे यकीन करने लगे। कहते हैं कि काला जादू करने वाले लोग इनके बारे में जानते थे। मरने से पहले उसने बताया कि वो शैतान से मिला था। शैतान ने बताया कि अगर कोई इंसान 666 लोगों का खून पिएगा तो वो अमर हो जाएगा और उसे शैतानी ताकतें मिल जाएंगी, और उसे अपना गुरु बना लिया। इनके लिए ये नरबख्शी भगवान बन गया था। वो इस नरबख्शी की पूजा करते थे और अमर बनने के लिए जो जो उसने कहा सो करते थे। इस बात को 50 से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन उनका ये गिरोह आज भी एक्टिव है। लोगों को मारकर उनका खून पीते हैं अमर बनने के लिए। इनको सैटन्स भी कहते हैं, शैतान की पूजा करने वाले। अब इनकी संख्या कितनी है ये कोई नहीं बता सकता। इनको रोका नहीं जा सकता। ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे प्लान बनाकर लोगों को टारगेट करते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे राइटर दोस्त ने बताया था कि उनके बारे में अगर और जानना है तो एक रास्ता है, हमें उनके गिरोह में शामिल होना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। क्या तुमने देखा उसे? कैसे दिखता था वो? अच्छा था, यंग था, 25-30 उम्र होगी उसकी। पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्यों मुझे देख रहा है, लेकिन फिर शक होने लगा। मैंने अब तक 7 क्राइम नॉवेल्स लिखी है, बहुत सीरियल किलर्स का रिसर्च किया है मैंने, बहुत पागल लोगों से मिला हूँ। इनके दिमाग में ना एक डर बैठा होता है और वो डर को वो सहन नहीं कर पाते और धीरे धीरे वायलेंट हो जाते हैं। फिर वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी, किसी का खून भी। शहर में आजकल बहुत ज्यादा खून हो रहे हैं, मानो इनका कोई गैंग हो। इसी साल 80 से 90 लोगों की खून की खबरें आई हैं। ठीक कहा, ये 1-2 लोगों का काम हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे? शायद 10, 100 या फिर 1000। आज तक पुलिस भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम शैतान की पूजा करने वाले घेरों में कैसे भी करके शामिल हो गए तो बहुत कुछ पता चल सकता है। हमें उनकी तरह सोच रखनी चाहिए। ये लोग खून के प्यासे होते हैं। किसी को मार के खून नहीं पियो तो चैन ही नहीं मिलता। एकदम जानवरों की तरह रहते हैं। खून, मांस, मटन खाना। कहते हैं शैतान जल्दी प्रसन्न हो जाता है, जल्दी खुश होकर वरदान देता है। लेकिन इस खेल में उनको क्या पता कि विक्टिम के घर वालों को कैसा लगता है जब कोई अपना अपने से दूर चला जाता है। क्या दुख होता है, जैसे बड़ा सा पहाड़ टूट पड़ा हो। इच्छा खत्म हो जाती है जीने की। जिन लोगों को इन्होंने मारा उनके घर वालों पे क्या बीती होगी, इनको क्या पता। इनका कोई अपना नहीं होता
प्यार क्या होता है ये जानते ही नहीं है। पता नहीं कैसे जीते होंगे। बस दुआ करता हूँ उनकी ये मानसिक बीमारी ठीक हो जाए और ये भी एक आम इंसान बन जाए। फिर तुम भागते रहे और वो तुम्हारा पीछा करता रहा। लेकिन फिर पता नहीं कैसे उसने मेरे बुक में वो नोट रख दी। इसका मतलब वो तुम्हारे इतने करीब आ गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बट हाउ इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल चाहे तो उसी दिन कुछ कर सकता था, पर उसने किया नहीं। इसका मतलब जरूर बड़ा प्लान होगा। और इस नोट का मतलब है कि वो जानता है तुम दोनों की मुलाकात आगे जरूर होगी। अबे यार किधर था तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। पिएगा? नहीं यार, मूड नहीं है। अच्छा सुन, छाव्या भाई को बोल ये काम मैं नहीं कर सकता। वो दोनों बहुत खतरनाक है यार। तुझे पता है कल रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। देख मैं और कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होगा भाई। चाहिए तो मैं महाजन सेठ के लिए भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम मेरे से नहीं हो सकता। वो दोनों बहुत खतरनाक है। और तू ही है जो छाया भाई को ये सब समझा सकता है। वो तेरी बात जरूर मानेंगे। छाया भाई मेरी बात मानेगा? अरे वो येड़ा है येड़ा, किसी की नहीं सुनता। प्लीज मेरे भाई, इस प्रॉब्लम से कुछ तो रास्ता निकाल। देख करण, मेरे को सूर्या भाई को पकड़ने का काम मिला है। तेरे से भी डेंजर काम है। 26 लोग मार चुका है वो मेरे अभी तक। और अब तो गैंग भी छोड़ने लगे यार लोग। कौन अपनी जान का जोखिम उठाएगा? सलमान किधर गए भाई? संडे को पार्टी को नहीं आया? भाई वो एक प्रॉब्लम हो गई है। मुंडी क्या ही है? क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों को मैंने साथ में देखा। वो दोनों को? वो दोनों साथ हो ही नहीं सकते। ये दोनों किसी और को देखा होगा। काश कि ये झूठ होता, पर ये सच है। देख सलमान, ये काम मुश्किल है। तुझे जितने भी पंटर चाहिए ना, जितने भी घोड़े चाहिए ना, मिल गए। संपत सेठ का हुकुम होता है। वो बात नहीं है भाई। वैसे चाहिए तेरे। मैं संपत सेठ से बात करता हूँ। 1 करोड़ 1 खोखा मिल गया तेरे को। लेकिन याद रख, संपत सेठ का भरोसा तोड़ना मत, नहीं तो संपत सेठ तुझे तोड़ेगा। भाई मैं इंसान हूँ, उनकी तरह जानवर नहीं। उनकी तरह मेरे घाव नहीं भरते। अगर उन दोनों को पकड़ना है तो उनके जैसा कोई ढूंढ लो, मगर इस बार मुझे माफ कर दो। संपत सेठ अपना बाप है। बाप होता है। बाप ने बोला ना करने का तो करने का। अगर ये काम तूने नहीं किया तो तेरे से पहले वो मेरी मारेगा। येड़े, समझा उसको? खुद की खबर खुद मत खोद।
रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देते हैं, अपने को बीच में पड़ने का जरूरत ही नहीं है। कोई और मरेगा और हम लोग जो भी इनको पकड़ेगा उसको ठोक देंगे, सारा पैसा अपना। क्या बोलता है? मगर संपत सेठ को इस बात का पता तो नहीं चलेगा ना? अरे संपत सेठ को काम होने से मतलब है। जब तेरे को 50 लाख मिल रहा है तो उसमें से 10 लाख हम लोग किसी और को देके काम करवा सकते हैं। कुछ तो दिमाग लगा साले। हाँ, मगर ये काम करेगा कौन? राजकुमार की जय हो। आओ सेनापति, बड़ी देश कर दिया आने में क्षमा चाहता हूं। जगन्नाथ तक पहुंचने के लिए कुछ लोग हमारे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। हमें एक एक करके उन्हें सबक सिखाना होगा। आपकी युक्ति और मेरी शक्ति से हम एक दिन जरूर जगन्नाथ तक पहुंचेंगे। हमारी सेना सक्रिय है। धीरे धीरे हमारे लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमसे वे जुड़ भी रहे हैं। दिन ब दिन हमारी ताकत बढ़ रही है। यह सुनकर हमें अच्छा लगा। करण नामक युवक को सबक सिखाकर आपने बहुत अच्छा किया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने साहिल। ये जख्म मुझे हर रोज हर वक्त तेरी याद दिलाती है। मगर अब जिस दिन मिलेंगे ना, पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे और तेरी आखिरी सांस की वजह भी मैं ही रहूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। वो एक नादान बालक है। वो नहीं जानता कि वो किससे उलझता है। निखिल से दोस्ती तो आपने कर ली, लेकिन सावधान, आपसे दोस्ती करने का कारण सिर्फ करण नागराज है। साहिल खान, तू तो शतरंज का एक प्यादा है रे। एक बार तुझे इस्तेमाल करके ऐसी गंदी नाली में फेंक दूंगा कि जहां से तुम निकल भी नहीं पाएगा। बस करण को एक बार मार दो, उसके बाद तो इस दुनिया पर मेरा राज होगा। उसके बाद तो तू भी किसी काम का नहीं है। वो हम भली भांति जानते हैं सेनापति। फिलहाल तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। बस देखना है कि और कितनी देर तक वो हमारी दोस्ती निभाता है। हम इतने कठोर तो नहीं है सेनापति कि इन छोटे बच्चों को हम कोई नुकसान पहुंचाए। हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, जगन्नाथ की मौत। और ये छावे भाई कौन है? कहानी में नया किरदार?
कैसे हो भाई? कैसे है शर्मा? ये खून किसका है भाई? कल रात एक को टक्कर लिया। अपने काम का क्या हुआ? देखो भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये काम मुझसे नहीं होगा। आप किसी और को ढूंढ लो, ये काफी मुश्किल काम है। सूर्या भाई के गले में जो डायमंड है वो मुझे चाहिए किसी भी हालात में। सुन, चाहे तो 2 करोड़ ले ले, लेकिन वो डायमंड चाहिए। मगर ऐसा क्या है उस डायमंड में? कहते हैं वो डायमंड जो कोई पहनता है उसमें जादुई शक्ति आ जाती है, जादुई शक्ति। वो कहीं से भी गायब होके कहीं पे भी जा सकता है। अमर हो जाता है इंसान, अमर। संपत से वो डायमंड चाहता है, लेकिन अगर वो डायमंड हमें मिल जाता है तो दुनिया पे राज करेंगे, दुनिया पे। ठीक है, सोचता हूँ, करता हूँ कुछ। चले, गाड़ी निकाल। करण छावा भाई के लिए काम करता है। छावा भाई संपत के लिए और संपत जगन्नाथ के लिए। हमारी सेना को ये जानकारी होनी चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से ये शक नहीं होना चाहिए कि हमारी उन पे नजर है। राजकुमार, हमारे पास सिर्फ 300 दिन बचे हैं और इतने कम समय में हमें मदद करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है। कौन? सूर्या भाई। अनाहुत का सीजन 0 यही खत्म होता है। कई सवाल सामने आए हैं। साहिल खान को राजकुमार क्यों कहते हैं? सेनापति और राजकुमार कौन लोग हैं? और वो शुद्ध हिंदी में क्यों बोलते हैं? वो जगन्नाथ की मौत क्यों चाहते हैं? क्या करण नागराज राजकुमार को पकड़ पाएगा? क्या राजकुमार और निखिल की दोस्ती कायम रहेगी? क्या छाव्या भाई को जादुई शक्तियां मिलेगी? 300 दिन के बाद क्या होने वाला है? और ये सूर्या भाई कौन है? क्या वो राजकुमार की मदद करेगा? जानने के लिए देखिए अनाहुत का अगला सीजन।